नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना स्टडी चैनल यूपीएससी लवर। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट रहे हों तो मेरा पहले चैनल स्टडी क्यूआर था, परंतु कुछ कारणों से मुझे उन लोगों ने मुझे उस चैनल से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपना ये चैनल स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, मेहनत तो अपने हाथ में होती है, तो अब हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, इसलिए मैं आगे से इसी चैनल पर एक्टिव रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से लूसेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं भारत का इतिहास। दोस्तों, जो हमारा इंडिया है ना, वो उसके उत्तर में हिमालय है। क्या है? हिमालय। एवं उसके दक्षिण में तीनों तरफ समुद्र फैला हुआ है, जहाँ यहाँ पर बंगाली खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है। इन सभी इस जगह को हिंद महासागर कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा भारत है उसको भारतवर्ष कहा जाता था। मतलब इसका वर्णन हमारे महाकाव्य एवं पुराणों में किया गया है। भारतवर्ष का मतलब दोस्तों भारत का देश होता है। भारत का देश क्या होता है? जो राजा भरत थे हमारे यहाँ, यहाँ पर निवास करते थे, और एवं ये राजा भरत का देश था, इसलिए भारतवर्ष कहते हैं। दोस्तों, यहाँ के निवासी को भारतीय कहा जाता है। भारतीय कौन? यहाँ के जो राजा भरत की संतान है ना, उनको भारतीय कहते हैं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पेपरों में पूछते हैं कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा, ये पूछा जाता है पेपर में। चलो बेटा, हम पढ़ते हैं इसके लिए। दोस्तों, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। एवं मध्यकालीन इतिहासकारों, मुस्लिम इतिहासकारों ने इंडिया को हिंद कहा एवं हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंद एवं हिंदुस्तान कहा। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के इतिहास को अध्ययन करने के लिए हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। दोस्तों, अब आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे प्रथम स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन स्रोतों के द्वारा ही हम प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं। इन स्रोतों की संख्या 4 है। 4 प्रकार के स्रोत हैं। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो अब हम जानते हैं धर्म ग्रंथ क्या होते हैं। धर्म ग्रंथ वो होते हैं दोस्तों जिसमें किसी धर्म के बारे में जानकारी दी होती है, उसके थ्रू हम भारत का इतिहास जानते हैं, उसे धर्म ग्रंथ बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे लिखा हुआ है कि धर्म ग्रंथ और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ से कुछ जानकारी प्राप्त होती है हमको, उनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है ना, वो वेद है। क्या है? वेद है। इसकी रचना या संकलन, क्या रचना या संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। दोस्तों, संकलन का मतलब क्या होता है? इसकी जो रचना हुई है ना, वो एक साथ कभी नहीं हुई है। तो जो प्राचीन काल में इन लोगों ने जो सुना, अपने गुरुओं के द्वारा जो सुना हुआ, उनको इकट्ठा करते गए हैं, मौखिक रूप से एंड में उनको लिखित रूप में कर दिया है, इसलिए संकलन बोलते हैं उनको। दोस्तों, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों, अगर आपको लूसेंट पढ़नी है जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो आप पहले मेरी वीडियो को देखिए। अच्छे लगे पेपर आप लूसेंट की बुक उठाइए, फिर उसमें आप अंडरलाइन कीजिए और याद कीजिए। जैसे ही आपको लगे लूसेंट बोरिंग लग रही है, तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। इससे आपको 2-3 बार लूसेंट पढ़ चुके होंगे एवं आपको सब चीज़ें याद हो चुकी होंगी, एवं आपके पेपर निकालने में हेल्प करेगी। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में क्या किया गया है? ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध कर दिया गया। मतलब ऋचाओं का जो ऋचाओं का जो ज्ञान है ना, उसको क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज संग्रह कर दिया गया है, उसे ऋग्वेद बोलते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, पेपर में पूछते हैं। क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। क्या है? 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल,
1028 सूक्त हैं दोस्तों इसमें। इन सूक्तों में 11 सूक्त हैं इसमें जो वाल्मीकि पाठ की हैं। क्या 1028 सूक्त में वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त शामिल हैं। एवं इसमें ऋचाएँ जो हैं ना, जो इम्पोर्टेंट हैं, इसकी संरचना वो 10,462 है। क्या है? 10,462 ऋचाएँ इसमें। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11 सूक्त किसकी हैं? वाल्मीकि पाठ की हैं। और इसमें 10,462 ऋचाएँ। क्या है? 10,462 ऋचाएँ हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद को जो पढ़ता है ना, उसे होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। और दोस्तों इससे किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों ऋग्वेद से जो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली थी, शासन क्या था, वर्णक्रम क्या था, या उनका इतिहास क्या था, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है दोस्तों ऋग्वेद का एक तीसरा मंडल है। क्या है? ऋग्वेद का ही तीसरा मंडल है। इसमें तीसरा मंडल में क्या है? सूर्य देवता जो सावित्री है ना, सूर्य देवता सावित्री के लिए गायत्री मंत्र है। क्या है? इनको खुश करने के लिए एक गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, किस मंडल में? तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। और इस तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। किसने की है? विश्वामित्र ने। ऋग्वेद दोस्तों याद रखना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है। उनको खुश करने के लिए गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। अब आता है दोस्तों नवे मंडल के बारे में। ऋग्वेद के ही नवे मंडल में, किसमें? नवे मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख। किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम कौन होते हैं दोस्तों? जो वनस्पति के देवता है ना ऋग्वेदिक काल में, उनको ही देवता सोम बोलते हैं दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। जो ऋग्वेद के ही 8वां मंडल है, कौन सा मंडल है? 8वां। इसमें कुछ ऋचाएँ हाथों से लिखी गई हैं। हस्तलिखित रचा लिखा हुआ है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? खील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खील। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहते हैं। अब ऋग्वेद में क्या है? 10वां मंडल है। क्या है? 10वां मंडल। 10वां मंडल, इसमें चतुष्वर्णीय समाज के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज के बारे में बताया गया है। इसमें इसके संबंधित एक सूक्त है 10वें मंडल में, वो क्या है? पुरुष सूक्त है। क्या है? 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष सूक्त, जिसमें चतुष्वर्णीय समाज के बारे में बताया गया है। अब बताते हैं इसमें 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र दोस्तों। फिर आता है, ये आपने सुना होगा वामना अवतार। क्या? वामना अवतार के जो 3 पग थे, इसका वर्णन सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। जो वामना अवतार हुआ था, इन्होंने 3 कदम चले थे, उसका वर्णन सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद का। और उसका वर्णन करने में सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद का। चलो दोस्तों, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों, इसमें आपको एक कुछ चीज़ें याद करनी है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ना 250 ऋचाओं, इंद्रदेव के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। एवं अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसमें इंद्र का मतलब होता है कि देवता, वो युद्ध का देवता। अग्नि का मतलब होता है, जो अग्नि क्या होती है दोस्तों? जो मनुष्य कुछ चीज़ चढ़ाता है भगवान के लिए, तो इसका एक माध्यम होती है अग्नि, जिससे कुछ चीज़ें भगवान तक पहुंच पाती हैं। प्राचीन काल में मान्यता थी जो अग्नि होती है, जो अपने भोग एवं अपने जो चीज़ें साधना को भगवान तक पहुंचाती है। एक माध्यम होता है अग्नि। तो दोस्तों आप पता होगा ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की रचना की गई थी, परंतु इसी में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। पहले ऋग्वेद की रचना हुई है, फिर ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई है। उसके बाद दोस्तों नाम आता है यजुर्वेद का, सामवेद का एवं अथर्ववेद का। यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? जो यज्ञ होते हैं ना, उसमें मंत्र बोलते हैं और बलि दी जाती है कुछ सामानों की। उन मंत्रों को कैसे बोला जाए और बलि को किस प्रकार दी जाए, उनके नियमों का संकलन है यजुर्वेद। क्या है? यज्ञ के लिए जो बलि देते हैं, मंत्र गाते हैं, किस प्रकार से आप मंत्र गाओगे
एवं किस प्रकार से बलि दोगे, इसका संकलन किस में किया गया है? यजुर्वेद में दोस्तों। क्या गया है? यजुर्वेद में। दोस्तों इन वेदों की रचना नहीं हुई है, इनका संकलन हुआ है। यजुर्वेद को जो पढ़ता है ना, जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? अदर्व्यू। क्या बोलते हैं? अदर्व्यू। और ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे बोलते हैं होत्र, और यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे बोलते हैं अदर्व्यू। क्या बोलते हैं? अदर्व्यू। यजुर्वेद जो ऐसा वो है ना वेद, जिसमें कि 2 वे हैं, मतलब एक तो गद में है, दूसरा पद में है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। अब आता है सामवेद। सामवेद में कुछ ऐसी रचना दी गई हैं जिसको आप गा सकती हो, मतलब फ्लो में गा सकती हो। तो क्या कहा गया? गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन, मतलब वही है, ऐसी रचनाएं दी गई हैं जिनको आप गा सकती हो। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्रात। क्या बोलते हैं? उद्रात। क्या बोलते हैं दोस्तों? उद्रात बोलते हैं। अब बताते हैं कि सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। आगे चलते हैं। अब आता है अथर्ववेद दोस्तों। अथर्ववेद में जो दिया गया है ना, अथर्ववेद में जो हमारी सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक संबंध, उनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जैसे रोग निवारण, रोग का निवारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, जो अनुसंधान, औषधि, राजकर्म, जो सामाजिक चीज़ें होती हैं ना, संबंध, उनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा एवं ऋषि अंगिरस। क्या? ऋषि अंगिरस। ऋषि अंगिरस के द्वारा की गई है। दोनों अथर्वा ऋषि एवं अंगिरस ऋषि। प्राचीन काल में 2 सभा थी, एक सभा, उसका नाम सभा था, दूसरे का नाम समिति थी। इनको प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया। क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, सभा एवं समिति। अब बताते हैं इसमें कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। बाद हमने पढ़ चुके थे, पहले ऋग्वेद आया, फिर शतपथ ब्राह्मण आया, ऋग्वेद आया, शतपथ ब्राह्मण आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया। इसलिए कहा गया ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अब दोस्तों वेदों को आपने लिख तो दिया है, अब वेदों को कुछ लोगों को पढ़ना है, तो उनको पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। क्या की गई है? 6 वेदांगों की रचना। ये इस प्रकार है। नंबर 1 ज्योतिष है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा कल्प है, चौथा व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। 5वां निरुक्त है, 6वां छंद है। वेदों को समझना तो है लोगों को, क्योंकि कनिष्ठ भाषा में लिखा गया है। सिंपल करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की थी। इसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद है। अब दोस्तों नाम आता है पुराणों का। दोस्तों भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुराण सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनकी रचना किसने की है? लोमहर्ष ने। किसने की है? लोमहर्ष ने। साथ में इनको सहयोग देने आते हैं इनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या आते हैं? पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या क्या है? 18 संख्या है, जिसमें केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मत्स्य पुराण में दोस्तों आंध्र सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में, ऐसे ही ब्राह्मण में और भागवत में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो पुराण है जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये सबसे प्राचीन भी है और ऑथेंटिक भी है। और मत्स्य पुराण में किसके बारे में जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे वेद है ना, जो कनिष्ठ संस्कृत में लिखे गए थे, उसके अपोजिट में जो पुराण है ना, पुराण वो सिंपल संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? सिंपल संस्कृत में। शूद्र और स्त्रियाँ थी हमारे प्राचीन काल में। कुछ लोगों ने या उस समय में ऐसी स्थिति थी कि लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। एक गलत था, परंतु उस टाइम था समय, तो उनको स्त्रियाँ शूद्र थे, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराणों को सुन सकते थे। और जो पुराणों का जो पाठ होता है ना दोस्तों, वो कहाँ होता है? मंदिरों में होता है। कहाँ होता है? मंदिरों में। मंदिर में कौन करता है इसका पाठ? उनको बोलते हैं पुजारी। क्या बोलते हैं? पुजारी। पुराणों का पाठ मंदिरों में होता है और जो करते हैं उनको पुजारी बोलते हैं। अब आते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में।
सबसे प्राचीन एवं ऑथेंटिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। इसकी रचना शुंग काल में की गई। किसमें की गई? शुंग काल में। सबसे प्राचीन एवं ऑथेंटिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। इसकी रचना शुंग काल में की गई थी। फिर आता है नारद स्मृति। नारद स्मृति की रचना कब की गई थी? गुप्त युग में की गई थी। कब की गई थी? गुप्त युग में की गई थी। अब आता है मेरे दोस्तों जातक के बारे में, बुद्ध के बारे में। दोस्तों बुद्ध में जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जातक। यह जातक, इसमें जो भगवान बुद्ध आए थे ना, उनसे पहले की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। कहाँ पर? जातक में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? बौद्ध धर्म दो भागों में बैठ जाता है, महायान एवं हीनयान। महायान का हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों कथावस्तु। क्या है? कथावस्तु। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है ना, जीवन में जो उन्होंने कार्य किए थे एवं अनेक अनेक चरित्र हैं, कथाएँ कही हों, उनका वर्णन किस में किया गया है? कथावस्तु में किया गया है। अब आते हैं जैन साहित्य की, जैन धर्म के बारे में। जो जैन साहित्य होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आगम। जैसे बौद्ध धर्म में जातक है ना, वैसे ही इम्पोर्टेंट यहाँ आगम है। यह संपूर्ण साहित्य को ही आगम कहते हैं। जैन धर्म का जो सबसे प्राचीन इतिहास या प्रारंभिक इतिहास जानना है कि कौन सी जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ, इसकी जानकारी हमको कल्पसूत्र से ज्ञात होती है। किससे होती है? कल्पसूत्र से। जैसे इंडिया के लिए जो प्राचीन भारत है ना, जिसमें अशोक मेन है और कुछ चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही जैनों में जैन का जो इतिहास है, कैसे कहाँ से इसका उद्भव हुआ है, इसकी जानकारी हमको कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। और जैन धर्म में ही एक सूत्र है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र, जिससे वर्तमान महावीर के जीवन के कार्य हैं, उनके साथ जो कुछ उनके समकालीन को जो लोग थे, उनके साथ उनका संबंध है, उनका विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। मतलब भगवती सूत्र में वर्तमान महावीर के जीवन के कार्य एवं उस समकालीन लोगों के बारे में संबंध मिलता है। अब आते हैं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे मौर्य काल का, अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। इसके लेखक कौन से हैं? चाणक्य है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसमें दोस्तों आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइए, इन तीनों नाम तो अलग अलग हैं परंतु व्यक्ति एक ही है। चाणक्य बोल दो, कौटिल्य बोल दो या बोल दो विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। दोस्तों ये चाणक्य वो हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को साथ दिया था एवं नंद वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, एवं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। बहुत बुद्धिमान प्राणी व्यक्ति थे दोस्तों ये। इन्होंने एक रचना की थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों 15 अधिकरणों में विभाजित है। किसमें? 15 अधिकरणों में, 180 प्रकरणों में। किसमें? 180 प्रकरणों में। अब देखिए दोस्तों, जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संबंधित है, तो इनकी बुक में 100% मौर्यकालीन इतिहास के बारे में अवश्य लिखा होगा। दोस्तों सुनिए ध्यान से इस बात को। कोई भी लेखक प्राचीन काल में, उस टाइम पे कोई इतना डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वो लोग अपना बचाव करने के लिए और अपने अध्ययन को या लेखन कार्य को कंटिन्यूस रूप से करने के लिए किसी न किसी राजाओं की शरण में चले जाते थे। जैसे हमें नाम सुना हो भाट एवं चारण, वो हमेशा अपने राजाओं की तारीफ करते थे, ऐसे लेखक होते थे। उनका काम एक ही था कि जिस राजा को शरण में जाएंगे तो वो उस राजा के बारे में अवश्य ही अपने लेखन कार्य में उनका वर्णन अवश्य करेंगे। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की बुक में किया था। समझ गए हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट को। अब आता है संस्कृत साहित्य में दोस्तों। संस्कृत साहित्य में दोस्तों पहले इतना इतिहास का वो चलन नहीं था। लोगों ने इतिहास तो लिखा था पर गैप दे दे के 200 के वर्ष का लिख दिया, उसके बाद 400 वर्ष का गैप हो गया। तो संस्कृत साहित्य में जो घटनाएं थी इतिहास की, उनको सीक्वेंस वाइज, इसमें सीक्वेंस वाइज दोस्तों, सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है इसमें। क्या है? सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। लिखने का सर्वप्रथम कोशिश किसने की थी? कलहण ने। क्या की थी? कलहण ने की थी। दोस्तों कलहण की एक बुक है, क्या? राजतरंगिणी। इसी में ही कलहण ने सीक्वेंस वाइज इतिहास लिखने की कोशिश की थी। और राजतरंगिणी में दोस्तों कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। कश्मीर में जो वंश है ना, उत्पल वंश, कालकेट वंश, उनके बारे में राजतरंगिणी में लिखा गया है। फिर आता है दोस्तों
जो मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में आया था ना अरब में, अरब से आया था सिंध पे विजय करने के लिए, इसका वर्णन चचनामा कहाँ में है, चचनामा में। इसके लेखक कौन है, लेखक हलीम अहमद। आपको याद करना होगा दोस्तों। सर्वप्रथम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो बुकें हैं एवं जो उनके लेखक हैं उनके नाम अवश्य याद करना होगा। पेपर में अक्सर इनके बारे में पूछ दिए जाते हैं। अब बुक आती है अष्टाध्यायी। क्या आती है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो बुक है ना, जो संस्कृत भाषा की ग्रामर की प्रथम बुक है। क्या है, ग्रामर की प्रथम बुक है। इसका लेखक कौन है, पाणिनि। कौन है, पाणिनि। इस बुक की एक प्रमुख जानकारी ये है दोस्तों, इससे बुक से हमें प्री मौर्यन या मौर्यों से पहले एवं मौर्यों के समय का राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस टाइम पर शासन वर्ण क्या था, इसके बारे में जानकारी हमको अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इसके लेखक पाणिनि हैं। फिर आता है कात्यायन। कौन आता है, कात्यायन। कात्यायन की एक संहिता थी, गार्गी संहिता। क्या थी, गार्गी संहिता। वो कौन सा ग्रंथ थी, वो ज्योतिष ग्रंथ थी। क्या थी, ज्योतिष ग्रंथ। इस देखो दोस्तों, गार्गी की जो गार्गी संहिता जो है कात्यायन की, वह ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी इसमें जब भारत पर यवनों ने आक्रमण किया था ना, उसका उल्लेख मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी यहाँ पर यवनों का जो आक्रमण हुआ था इंडिया पर, उसका वर्णन मिलता है। अब आगे चलते हैं। जो पतंजलि थे वो कौन थे, पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। क्या थे, पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। इनकी बुक थी महाभाष्य। क्या थी, महाभाष्य। किसकी बुक थी, पतंजलि की। ये कौन थे, पुष्यमित्र सिंह के पुरोहित थे। अब पुष्यमित्र सिंह के संरक्षण में है तो ये बुक लिखेंगे, अपना महाभाष्य लिखी है। इसमें कहीं ना कहीं शुंगों के इतिहास के बारे में अवश्य लिखा है। इसलिए पतंजलि के महाभाष्य से हमको शुंगों के इतिहास, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र सिंह ने की थी मौर्य वंश के बाद, तो इसका अध्ययन पतंजलि में होता है सॉरी पतंजलि की महाभाष्य में होता है। थैंक यू दोस्तों। मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की अपने न्यूज़ चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अपने दोस्तों से प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करवाइए, उनको सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों।